और मानसून की ये बारिश है, हाई टाइड का भी अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई की बात करें तो, और साथ ही साथ अगर बिहार की बात करें तो बिहार में इस वक्त नदियां उफान पर हैं। और असम की बात करें तो असम इस वक्त बाढ़ के दौर से गुजर रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अगर पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में मानसून इस वक्त आ चुका है और भारी बारिश कई जगहों पर तबाही मचाती हुई भी नजर आ रही है। क्योंकि बिहार की बात करें तो कई नदियां इस वक्त तूफान पर हैं, लेकिन बारिश के लिए मुंबई पुणे में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ हाई टाइड का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। पूरे भारत की बात हम कर रहे हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे क्योंकि कई जगह पर बाढ़ का खतरा इस वक्त बना हुआ है। और मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार कई राज्यों में बाढ़ जैसी स्थिति बन जाएगी। हालांकि अगर बात करें दिल्ली एनसीआर की तो दिल्ली एनसीआर में हल्की से मध्यम बारिश भी होने की संभावना जताई जाती है। लेकिन अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में लगातार बारिश इस वक्त हो रही है और तूफान पर इस वक्त नदियां भी हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं आर्थिक राजधानी मुंबई के हैं, जहां पर इस वक्त पानी ही पानी नजर आ रहा है। और मुंबई की बात करें तो हाई टाइड के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ लोगों से घरों में रहने की अपील भी लगातार की जा रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो बारिश है आसमान से आफत बनकर बरस रही है। चाहे फिर हम बात करें बिहार की या फिर बात करें महाराष्ट्र की, मुंबई की बात कर ली जाए, क्योंकि मुंबई की तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं, जहां पर पानी पानी आर्थिक राजधानी मुंबई इस वक्त हो चुकी है और कई राज्यों की जो नदियां हैं इस वक्त उफान पर है। और पूरी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि अगर बात करें बाढ़ की तो कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। तो सुरभि इस वक्त मुंबई से सीधे लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरभि, जानकारी दीजिएगा, हमारे दर्शकों को अपडेट करिएगा, क्या कुछ खबर आपके पास है? क्योंकि हाई टाइड की अगर बात करें तो हाई टाइड का अलर्ट भी मुंबई के लिए जारी किया गया है, क्या कुछ खबर? देखिए आज जिस तरह से मौसम विभाग ने ये साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि आने वाले कुछ घंटों के लिए फिलहाल घरों से बाहर ना निकलिएगा, क्योंकि महाराष्ट्र के कुछ जो शहर है वहां पर फिलहाल ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तो कहीं पर अभी फिलहाल येलो अलर्ट जारी कर दिया है। ऑरेंज अलर्ट के बारे में मैं जानकारी सबसे पहले दे दूं, जहां पर बहुत ज्यादा बारिश की संभावना है। ऐसे इलाकों में खासतौर पर तटीय इलाके जो है, समुद्र से जो लगे हुए इलाके हैं खास तौर पर, वहां पर फिलहाल मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी समेत के जो तमाम तटीय एरिया आते हैं वहां पर फिलहाल ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। बीएमसी की ओर से भी साफ चेतावनी दे दी है कि बहुत ज्यादा जरूरी हो तो ही घर से निकलिएगा, अन्यथा घरों में ही रहिएगा। क्योंकि अगर मुंबई की बात करें हर्ष, यहाँ पर तो खास तौर पर तटीय एरिया है, समुन्दर है, तो बहुत बड़ी बड़ी लहरें हमेशा ही वहां पर देखने मिलती है। खास तौर पर बारिश के समय हमेशा ही हाई टाइड्स रहता है। ऐसे समय वहां पर कड़ा इंतजाम कर रखा है, पुलिस जगह जगह है और जो आरएसएफ की टीम है वो वहां पर देखने मिलेगी। और तमाम जो एरियाज है, खासतौर पर हम अंधेरी की बात करें, हम बांद्रा की बात करें, कुर्ला की बात करें, कोलाबा की बात करें, तमाम जो एरियाज है वहां पर फिलहाल पानी जो है जगह जगह आपको देखने मिलेगा। घुटनों तक के पानी जो है पूरी तरह से जम चुका है और वहां पर जो है इन्वर्टर्स लगाए गए हैं, खासतौर पर वो निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर पूरी संभावना भी इस तरह की बताई जाती है कि अगर फिलहाल की स्थिति में देखा जाए तो सबसे ज्यादा बारिश जो है मुंबई की जो एरियाज है, मुंबई सबब जो है वहां पर खासतौर पर हो सकती है। और अगर येलो अलर्ट की बात करें हर्ष, यहाँ पर तो येलो अलर्ट के बारे में बात करेंगे तो ऑरेंज अलर्ट से थोड़े कम मात्रा में बारिश की संभावना जहां पर रहती है उसे येलो अलर्ट कहा जाता है। तो येलो अलर्ट के लिए पुणे, साथ ही साथ कोल्हापुर जैसे जो तमाम जो नॉर्थ में जो आते हैं महाराष्ट्र के, वो पूरे जो जिले है या फिर हम लोग शहर कर ले वो आने वाले हैं। और पश्चिमी एरियाज जो खासतौर पर मुंबई की अगर बात करें तो खासतौर पर मौसम विभाग ने चेतावनी दे दी है कि बहुत जरूरी हो तो ही घरों से निकलिएगा। जगह जगह जो पानी जम चुका है वो वहां पर निकालने की कोशिश जो है पूरी तरह से बीएमसी कर रही है। और साथ ही साथ चेतावनी जो है मौसम विभाग ने तो दे ही रखी है, लेकिन खास तौर पर जो मुंबई प्रशासन है, राज्य की अगर बात करें तो मुंबई का जो प्रशासन है, साथ ही साथ बीएमसी की अगर खास तौर पे बात करें तो अपनी तरफ से पूरी कोशिशों में लगा हुआ है कि किस तरह से बीएमसी का जिक्र कर रहे हैं। तो बीएमसी का जिक्र जब हो रहा है तो ये ऐसा नहीं था कि क्योंकि मौसम विभाग की अगर बात करें तो पहले ही चेतावनी जारी कर दी गई थी, लेकिन बीएमसी की कितनी तैयारी है वो हमको आज देखने को मिल रहा है जब सड़कों पर पानी ही पानी है। क्योंकि बीएमसी की हमेशा ही तैयारियां ऐसी रहती हैं जो एकदम उलट रहती हैं। सुरभि,
बिल्कुल हर्ष, देखिए जिस तरह से अगर बीएमसी की बात करें, खासतौर पर मुंबई का जब जिक्र होता है तो खास तौर पर प्रॉब्लम वहां पर ये हो जाती है कि बहुत घनी आबादी है मुंबई में और बहुत एरियाज ऐसे है कि जहां पर पानी सबसे ज्यादा जमा हो जाता है। बहुत कोशिशों के बावजूद वहां से पानी निकालना बहुत मुश्किल हो जाती है। हालांकि मानसून के पहले बीएमसी की ओर से या फिर वहां की जो प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन है, उनकी तरफ से पूरी कोशिशें की जाती है, खासतौर पर दावे किए जाते हैं। लेकिन जब असलियत खासतौर पर देखने मिलती है हर्ष, बहुत विपरीत रहती है। मुंबई करों को हमेशा से इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मानसून के दौरान स्कूल्स बंद हो जाती है, मानसून के दौरान जो ऑफिसेस रहती है उन लोगों के लिए खास मशक्कत हो जाती है, इसलिए ऑफिसेस भी कई दिनों तक के बंद रहने पड़ते हैं। तो एक तरफ देखिए, एक तो कोरोना का संक्रमण ऑलरेडी है, उसके चलते ऑलरेडी लॉकडाउन की समस्याएं हमें हमेशा ही फेस करनी पड़ रही है महाराष्ट्र को। साथ ही साथ अगर बात करें मानसून की, तो मानसून के लिए भी हमेशा ही मुंबई का जो है खासतौर पर बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज का जो सामना है वो करते हैं। और अगर खासतौर पर इस साल की भी बात करें तो हमेशा की तरह देखा जाए तो बहुत परेशानियां है ही, लेकिन पिछले साल की अगर कंपैरिजन में हम बात करें हर्ष, तो कहीं ना कहीं इस बार जो तैयारियां है सरकार की ओर से वो खास देखने मिल रही है। और साथ ही साथ 200 मिलीमीटर की जो बारिश की संभावना है, मौसम विभाग ने पहले ही जिक्र कर लिया है, इस बात का चेतावनी दे रखी है। तो उसके हिसाब से भी सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और तैयारियां पूरी हो चुकी है। लेकिन बिल्कुल, लेकिन फिर भी एक जानकारी और दीजिएगा, जो तटीय वाले इलाके हैं उसके लिए खासकर ये चेतावनी जारी कर दी गई है कि अगर वहां पर लोग रहते हैं तो वहां से दूर चले जाएं। हालांकि जिस तरीके से आप बता रही हैं कि बीएमसी की तरफ से कहा गया है कि लोग अपने घरों में ही रहें, क्योंकि अगर लोग घरों से निकलेंगे तो कितनी परेशानी उन्हें होगी, वो तस्वीरों के जरिए हम अपने दर्शकों को अपडेट कर रहे हैं। लेकिन उन तटीय वाले इलाकों के लिए क्या कुछ किया जा रहा है उसकी जानकारी भी हमें दीजिएगा हाई टाइड के लिए। देखिए, हाई टाइड जहां पर होने की संभावना होती है, खासतौर पर उस एरियाज की अगर बात करें हर्ष, तो वहां पर फिशरमैन जो होते हैं, मछुआरे जो होते हैं, वो लोग वहां पर वहां के स्थानीय होते हैं, वो लोग वहां पर रहते हैं। तो ऐसे समय इन लोगों के लिए हर साल ही इंतजाम किया जाता है। इन लोगों को खासतौर पर वहां से निकालकर कहीं और शिफ्ट किया जाता है उस पर्टिकुलर टाइम स्पैन के दौरान। मौसम जब अपना करवट बदल लेता है उस दौरान वहां से शिफ्ट करके लोगों को कहीं और लेके जाया जाता है। लेकिन खासतौर पर ये चेतावनी पहले से ही दी जाती है, मछुआरों को समुद्र के पास वहां पर जाने की उस समय इजाजत नहीं होती है। जगह जगह आप देखेंगे सीआरपीएफ के जवान भी दिखेंगे आपको, पुलिस प्रशासन भी वहां पे सतर्क नजर आएगा। साथ ही साथ बीएमसी की ओर से जो कर्मचारी है वो भी घरों घरों तक जाकर खासतौर पर ये चेतावनी देते हैं कि घरों से ना निकलिएगा, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये जो है वो नेचुरल आपत्ति है। आप इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा के या फिर किसी और को जिम्मेदार ठहरा के ये बात नहीं होगी। ये कहीं ना कहीं नेचुरल क्लाइमेट्स है, उसके चलते अगर हम खुद पे ही कहीं ना कहीं इस बात को समझे, खुद पे ही कहीं ना कहीं कंट्रोल लाए कि पता है कि 3 महीने से लॉकडाउन के चलते हम घरों में ही है, लेकिन कुछ समय और, क्योंकि मॉनसून ने भी इस तरह से वहां पर दस्तक दे दी है। खासतौर पर मुंबई का यहाँ पर जिक्र करें, मुंबई में खासतौर पर हमने पिछले साल भी देखा है हर्ष, कई बार ऐसा होता है कि पानी के चलते, हाई टाइड्स के चलते कई लोगों की जान भी जाने की संभावना होती है। तो ऐसे समय अगर खुद की फिक्र है तो कहीं ना कहीं ये चीज समझना बहुत जरूरी हो जाती है कि हाई अलर्ट की चेतावनी तो भले ही सरकार ने दी है, लेकिन खुद में भी ये समझ आनी बहुत यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारे दर्शक जो इस समय देख रहे हैं हर्ष, हमें उन्हें भी हम खासतौर पर यही बताना चाहेंगे कि अगर चेतावनी दी है तो उसका पूरी तरह से पालन करें। बहुत महत्वपूर्ण हो काम तो ही घरों से निकलेगा, अन्यथा जिस तरह से ऑरेंज अलर्ट मुंबई में जारी किया है, साथ ही साथ येलो अलर्ट पुणे, कोल्हापुर जैसे तमाम शहरों में जारी किया है, तो यहाँ पर क्योंकि कोल्हापुर की भी बात करें, वहां पर भी बहुत बड़ी नदी है जहां पर पिछले साल हमने देखा था किस तरह से बाढ़ आई थी और हजारों घर पूरी तरह से तबाह हो चुके थे, हजारों लोगों की जिंदगियां वहां पे तबाह हो चुकी थी। तो कहीं ना कहीं ये मुसीबत फिर से ना दोहराए, ये मुसीबतों का सामना फिर से ना करना पड़े लोगों को। बिल्कुल, यानी लोगों को कहीं ना कहीं सचेत रहने की बहुत बहुत जरूरत है। फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और हमारे दर्शकों को अपडेट करने के लिए। क्योंकि अगर बात करें मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी कर दी गई है, जिसको लेकर आपको भी ध्यान रखने की बेहद जरूरी है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि भारत चीन के बीच जिस तरीके से लगातार तनाव बरकरार है, अब कई अहम फैसले भी लिए गए हैं, ये जानकारी भी हम तक मिल रही है। और आपको साथ ही साथ बता दें कि भारत चीन के बीच 14 घंटे तक ये सैन्य वार्ता चली है, जिसकी जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं। और दोपहर की बड़ी खबरों से भी आपको
आपको अपडेट करा रहे हैं। और चुशूल में ये बातचीत चली है 14 घंटे लगभग, क्योंकि रात के 2 बजे तक ये बातचीत हुई है। और चुशूल में भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की बैठक हुई और भारत ने कहा है कि 5 मई से पहले की स्थिति को बहाल किया जाए। यानी भारत और चीन के अगर तनावों की बात करें तो तनाव लगातार बरकरार है। और इस बीच जो हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं कि ये 14 घंटे तक बैठक चली है, ये सैन्य वार्ता हुई है कमांडर लेवल की, लेकिन इसमें कई अहम फैसले भी लिए गए हैं। और रात को 2 बजे तक तकरीबन 14 घंटे तक ये बैठक चली है। और चुशूल में भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की बातचीत लगातार जारी रही है। राजेश इस वक्त हमारे साथ हमारे सीनियर साथी जुड़ रहे हैं। राजेश, जानकारी दीजिएगा, पूरी अपडेट करिएगा, क्या कुछ आपके पास इस वक्त जानकारी हमारे दर्शकों के लिए है, उसके बाद पूरी बातचीत करेंगे। राजेश, पहले तो बात यह है कि अगर के बीच उसके 2 मतलब होते हैं। एक मतलब है कि जो भारत ने चीन के सामने रखा है, चीन मानने क्या है, और दूसरी बात यह होती है कि जो मांग चीन रखा है उसे मानने के लिए भारत तैयार नहीं है, क्योंकि अमूमन इतने बड़े रैंक के अधिकारियों के बीच इतनी गंभीर बातचीत नहीं होती है। तो इसका मतलब यह है कि इतना और अविश्वास एक दूसरे का ज्यादा है कि विश्वास करने को तैयार नहीं है। 2 जगह है जिसको लेकर, 3 जगह है जिसको लेकर फिलहाल सहमति बनती नजर नहीं आ रही है। डेप्सोंग को लेकर है, पेंगोंग झील और फिंगर 5, जो फिंगर 4 और 8 के बीच की जगह थी, फिंगर 5 जहाँ पे चीन ऊंची पहाड़ियों पर बैठा हुआ है, उस जगह के लिए बातचीत हो रही थी। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं उस अभी कुछ ज्यादा सफलता हासिल नहीं हुई है, क्योंकि चीन जो कुछ इरादे लेकर आया था वो इरादे उसके पूरे नहीं हो पाए हैं, क्योंकि भारतीय सेना ने जिस प्रकार से अपनी मूवमेंट की और जिस प्रकार से अपना डिप्लॉयमेंट किया जल्दी से जल्दी, उसने चीन के बढ़ते कदमों को रोक दिया। लेकिन अब चीन प्लान बी पे काम कर रहा है, और वो प्लान बी क्या है वो देखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, प्लान बी क्या है बहुत देखना जरूरी है, लेकिन हमारे दर्शकों को ये जानकारी भी हम दे दें राजेश, क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं। गलवान घाटी की तो हम लगातार अपडेट दे रहे हैं कि जिस तरीके से पहले खबर आई 1 किलोमीटर पीछे हट गए, 2 किलोमीटर पीछे हट गए, लेकिन जो और भी एरिया हैं वहां पर जो चीन की मौजूदगी है, अभी भी ये कहा जा रहा है कि चीन की मौजूदगी वहां पर है। डेप्सोंग को ले लीजिए या फिर अन्य इलाके हैं, उसकी जानकारी भी हमारे दर्शकों को आप दीजिएगा, क्योंकि ये बैठक का स्तर लगातार जारी है और बैठक लगातार जारी है। आगे आने वाले वक्त में इस बैठक का हल क्या निकलेगा वो देखने वाली बात होगी। राजेश, देखिए, मैं जानकारी इतनी देना चाहूंगा आज की, आप पेंगोंग झील की बात करें, आप गोगरा पोस्ट की बात करें, हॉट स्प्रिंग की बात करें, आप DC-14 की बात करें, 15 की बात करें, जहां जहां से चीन की सेना वापस हुई है वहां से वो वापस नहीं हुई यार, वो 1.5 से 2 किलोमीटर पीछे गए। और एक सेना को 1.5 से 2 किलोमीटर आगे आने में अगर उसने अटैक करने के लिए आना है तो उसे 10 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगता है। तो इस वापसी को हम वापसी नहीं मान सकते। भारत सरकार की और सेना की कोशिश यही है कि चीन की सेना जो है अपनी छावनियों में जाए, बैरकों में लौटे, उसके बाद भारत भी अपनी सेना को बैरकों में लौटाएगा। हम ये नहीं कह सकते कि चीन वहां पे मौजूद है। आज चीन की जितनी डिप्लॉयमेंट है उतनी ही डिप्लॉयमेंट भारत सेना ने भी करके रखी है। अगर चीन अपनी सेना को 2 किलोमीटर पीछे कर रहा है तो भारत भी 2 किलोमीटर पीछे कर रहा है। लेकिन बात यह है कि चीन जिन जगहों पर LAC में, जिसपे ना तो चीन का अपना हक जताता था ना भारत का, लेकिन वो नो मैन लैंड टाइप का था जहाँ पे वो आकर बस गया है, वहां पे फिंगर 5 का इलाका था जहाँ पे हम लोग पेट्रोलिंग करते थे, वहां से उनको हटाना है। और वहां से हटने के लिए अभी तक कोई खास सहमति नहीं बन पाई है। अभी तक सेना की तरफ से भी इस प्रकार का कोई बयान सामने नहीं आया। भारत की अगर कूटनीतिक रणनीति की बात करें राजेश, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि रणनीति बनाई गई है, अब जरा आप ईरान को देख लीजिए किस तरीके से वो चीन से डील कर रहा है, और भारत के साथ जो प्रोजेक्ट थे, चाहे रेलवे प्रोजेक्ट की बात करें, चाबहार प्रोजेक्ट की बात करें, वो कैंसिल कर दिए गए। तो वो कूटनीतिक जो रणनीति थी वो कितनी और मजबूत बनाने की जरूरत है, क्योंकि हम चीन को देख रहे हैं। चीन का इलाज की अगर बात करें तो सभी देश निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त की अगर बात करें तो कैसा चीन का इलाज होना चाहिए ताकि वो दुम दबा के भागे, इस वक्त भाग भी चुका है कहा जाए तो। साथ खड़े होंगे, जब आप म्यांमार के साथ खड़े होंगे, जब आप जापान के साथ खड़े होंगे, जब आप अमेरिका के साथ खड़े होंगे, जब आप फ्रांस के साथ खड़े होंगे, और ये तमाम देश जो मैंने आपके साथ गिनाए, जब ये देश आपके साथ खड़े होंगे तो कहीं ना कहीं चीन भी आपके साथ में जो कोई है उसको दूर करने की कोशिश करेगा। यही सब कुछ उसने नेपाल में किया, यही सब कुछ अब
ईरान में कर रहा है, अफगानिस्तान में भी उसकी करने की चाहत है, लेकिन ये कूटनीति चलती रहती है। हमें यह देखना होगा कि चीन के साथ में है कौन। चीन के साथ में पाकिस्तान है, जिसे गुलाम पाकिस्तान कहा जाता है। अगर चीन के साथ ईरान भी आ जाए, चीन के साथ नेपाल आ जाए, चीन के साथ किम जोंग आ जाए, भारत को इसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल। कूटनीतिक तौर पे दुनिया की सुपर पावर 5 सुपर पावर में से 4 सुपर पावर हिंदुस्तान के साथ है, और हिंदुस्तान सुपर पावर नहीं है लेकिन फिर भी सुपर पावर है अपने आप में, क्योंकि वो उतनी ही क्षमताएं रखता है जितनी क्षमताएं जो है सुपर पावर देश दुनिया के अंदर रखते हैं। तो हिंदुस्तान को ये चिंता नहीं है, लेकिन कूटनीतिक तौर पे चीन इस वक्त घिरा हुआ है। वो बेशक के छोटे मोटे शतरंज के मोहरे फेंक कर दिखाना चाहता है कि भारत के ऊपर दबाव बढ़ाना चाहता है, लेकिन जिस प्रकार से दक्षिण चीन सागर में, हिंद महासागर में भारत ने चीन की चुनौती को टक्कर दी है, चीन ये समझ चुका है कि आने वाले समय में एशिया के अंदर जो वर्चस्व की लड़ाई जो लड़ रहा था वो और दिखाना चाहता था, वहां भारत उसके ऊपर भारी पड़ सकता है। दुनिया में उसका वर्चस्व खत्म हो चुका है, ये साबित हो गया है। बिल्कुल साबित हो गया। लेकिन एक बात और समझना चाहेंगे, अगर समुद्र की बात करें तो समुद्र के जरिए तो घेरने की कोशिश लगातार की जा रही है, या फिर हम बात करें अमेरिका की, अब तो ऑस्ट्रेलिया का भी कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया भी पूरी तरीके से घेरने की चीन को कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर कमांडर स्तर की बातचीत करें, 14 घंटे का वक्त लगातार बातचीत जारी रहती है राजेश, और इससे अच्छे से समझा जा सकता है कि किस तरीके की ये बातचीत रही होगी और क्या कुछ इसमें फैसले लिए गए होंगे और क्या कुछ आगे लिए जाने हैं। राजेश देखिए, भारत की तरफ से जो सैन्य कमांडर निर्णय लेंगे वो निर्णय सरकार मंजूर करती है, और सरकार की तरफ से सैन्य कमांडरों को इतनी अथॉरिटी होती है कि वो अपने लेवल पर डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन क्या चीन में ऐसा है? चीन में हर चीज को ऐसा नहीं है। चीन में अगर मेजर जनरल न्यू लिन को कुछ डिसीजन लेना है तो उन्हें वो पहले अपने थिएटर कमांड में जो जनरल बैठे हैं उनको भेजना पड़ेगा। उसके बाद वो थिएटर कमांडर जो है उनके वो शी जिनपिंग को भेजेंगे। थिएटर कमांड फिर बताएगी कि आपने जो फैसला लिया है इसको इस पे कायम रहना है, नहीं रहना है। यानी कि मेजर जनरल न्यू लिन मुलाकात तो कर रहे हैं, लेकिन उनके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो फैसले ले सके। और बड़ी बात यह है कि 14 घंटे बातचीत इसलिए चल रही है क्योंकि चीन कहीं ना कहीं वापस जाने को, पीछे हटने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि क्योंकि भारत लगातार उसके ऊपर ड्रोन की मदद से, सैटेलाइट की मदद से नजर रख रहा है। भारत चाहता है कि वो अपनी जो उसकी तोपें हैं, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है, टैंक हैं, मिसाइलें हैं, उनको वो पीछे ले जाए, ताकि भारत भी अपनी जो डिप्लॉयमेंट है उसको पीछे करे। क्योंकि जब तक चीन ये पीछे नहीं करेगा, भारत पीछे नहीं करेगा। बिल्कुल, यानी आगे आने वाले वक्त में देखने वाली बात होगी राजेश कि क्या कुछ रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए और पूरी बातचीत करने के लिए। अब बात करते हैं कोरोना के कहर की, क्योंकि अगर बात करें राजधानी दिल्ली की तो राजधानी दिल्ली में कहीं ना कहीं कोरोना पर काबू पाने की कोशिश लगातार सीएम केजरीवाल कर रहे हैं। और जब आज सीएम केजरीवाल आए तो उन्होंने कई तमाम बातें कही और दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है बकायदा, और दिल्ली में अनुमान से आधे केस हो गए हैं। ये सबका प्रयास रहा है, ये केजरीवाल कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि अगर हम कोरोना की लड़ाई अकेले लड़ते तो हम हार जाते, और सभी मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए इस वक्त कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर स्थिति नियंत्रण में है। केजरीवाल क्या कुछ कहते हैं वो भी आपको सुना देते हैं। अनुमान था कि 2.25 लाख केसेस होंगे, लेकिन हकीकत में आज उसके आधे केसेस हैं। 1,15,000 केसेस आज हुए हैं। अनुमान था कि 1,34,000 केस एक्टिव होंगे, लेकिन आज केवल 18,600 केस एक्टिव हैं। अनुमान था 1,34,000 केस एक्टिव होंगे, केवल 18,600 केस एक्टिव हैं। और अनुमान था कि 34,000 अस्पतालों में बेड्स की जरूरत पड़ेगी। अस्पतालों में, कोविड सेंटर वगैरह में, अस्पतालों में 34,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। आज केवल 4,000 बेड्स की दिल्ली के अंदर जरूरत पड़ रही है। हमने 15,500 बेड्स का इंतजाम कर लिया है, लेकिन आज उनमें केवल 4,000 बेड भरे हुए हैं, बाकी सारे बेड खाली हैं। तो स्थिति काफी नियंत्रण में नजर आ रही है आज। लेकिन मैं बार बार ये कहता हूं कि हमें कॉम्प्लेसेंट नहीं होना, हमें
इसके बारे में ये नहीं होना कि अब सब ठीक हो गया, कभी भी कोरोना बढ़ सकता है, उसकी तैयारी हमें जारी रखनी है। आज हमारी जो स्थिति है इसके लिए, और जो आज स्थिति को हमने पिछले 1.5 महीने रात दिन मेहनत करके हम लोगों ने ठीक किया है, इसके लिए मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, खासकर दिल्ली के अपने 2 करोड़ लोगों का, उन सब लोगों का जिन लोगों ने दिल्ली में कोरोना की स्थिति पे काबू पाने में मदद की। उन सब लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ ये मेरी वजह से नहीं हुआ, ये केजरीवाल की वजह से नहीं हुआ, ये हमारे मंत्रियों की वजह से नहीं हुआ। ये जो हो पाया ये हमारे लोगों की वजह से, हमारे डॉक्टर्स की वजह से, हमारे नर्सेस की वजह से, हमारे कोरोना वॉरियर्स की वजह से, जो रात दिन अपनी जान की परवाह किए बिना आगे आके काम कर रहे हैं। इस दौरान हमने पिछले 1.5 महीने में 3 सिद्धांतों के ऊपर काम किया है। दिल्ली के सीएम कहते हुए नजर आए हैं कि सभी ने मिलकर प्रयास किया है, तभी कोरोना के केस दिन पर दिन कम हो रहे हैं और एक ना एक दिन ये खत्म भी हो जाएंगे। ये केजरीवाल कहते हुए नजर आए हैं। ब्रेक लिए रुकेंगे और ब्रेक के उस पार मेरे